क्रिटिकल रीजनिंग ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है, और क्योंकि हमें मीनिंग नहीं पता होता, वी आर अनएबल टू रीच टू दी आंसर्स। क्योंकि हमें इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते, हम राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते। लेकिन उसका प्रोफेसर उससे क्या बोलता है, कहना क्या चाहते हो, दैट इट इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चंस। आपको बार बार ये वर्ड दिखाई देगा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, और ये यूजुअली क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज सेइंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन कौर, और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्रिटिकल रीजनिंग ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्रिटिकल रीजनिंग में यूज किए जाने वाले क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हमें समझ में नहीं आते हैं, और उसका रीजन सबसे मेजर ये होता है कि उसमें वर्ड्स जो यूज किए गए होते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, और क्योंकि हमें मीनिंग नहीं पता होता, वी आर अनएबल टू रीच टू दी आंसर्स। आज इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर मूविंग ऑन, माय नेम इज जैस्मिन। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। एज आई सेड, क्लैट के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस और ये वर्ड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे को ये वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, हम क्वेश्चन का आस्क नहीं समझ पाएंगे कि असेसर और हमसे पूछ क्या रहा है, और वो क्या चाहता है कि हम उसको किस तरीके का आंसर दें। क्योंकि हमें इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते, हम राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते। तो आज पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वर्ड इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आउटकम। आउटकम से क्या मतलब है हमारा, कि जो भी आर्ग्यूमेंट हमारे को पैसेज में दिया गया है, उस आर्ग्यूमेंट से निकल कर क्या आ रहा है, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है हमारे को इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू। इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, आपको वो सीन याद होगा 3 इडियट्स का, जहां पर रैंचो अपने प्रोफेसर को एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन देता है, राइट। लेकिन उसका प्रोफेसर उससे क्या बोलता है, कहना क्या चाहते हो। तो इम्प्लीकेशन यही है कि एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट कहना क्या चाह रहा है, राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एंड यू विल सी दैट दिस विल बिकम मोर क्लियर। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता। ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैरी कर रहा है, एंड नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन हियर। इम्प्लीकेशन पूछ रहा है हमसे ऑथर। अगर वो बोल रहा है ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला टुडे, क्या हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ही इम्प्लाइज दैट इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद इसीलिए ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, राइट। अगर उसके हाथ में अम्ब्रेला ना होता तो हम ये इम्प्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या पता चला, आउटकम पता चला। इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास कौन सा है। Next we have premise. Yet another word that you will see that it is being used again and again in the questions. आपको बार बार ये word दिखाई देगा critical reasoning के question में। क्यों? क्योंकि इसका meaning हमें नहीं पता, इसलिए हम confuse हो जाते हैं और हमें ऐसे words डराने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले ये words इसीलिए सीख रहे हैं ताकि आगे जाकर आपको ये words डराए ना। सबसे पहला is premise। नाउ premise का सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। premise एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हमने बेसिस मान लेना है। अगर वो बोलता है ऑथर दैट दिस इज योर premise, प्लीज टेल मी व्हाट डज दिस इम्प्लाई, मतलब इसका आउटकम क्या है। तो आउटकम से पहले हमें क्या चाहिए, प्रेमाइस चाहिए, राइट। प्रेमाइस मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम सच मान लेंगे और उसी के आधार पर हमने क्या करने हैं, अपने आंसर्स ढूंढने हैं। तो उसको हम बोलेंगे premise. Let's move on and check one of the example. अगर ये सेंटेंस हमारे को दिया गया है जिसमें लिखा है all humans are mortal, सारे इंसान क्या है, mortal। कोई भी ऐसा बंदा जो मर सकता है, कोई भी ऐसा तो है नहीं जो अमर हो, right? Not that I know of. All humans are mortal. हर वो बंदा जो मर सकता है, सारे इंसान मर सकते हैं। John is a human. John क्या है, एक इंसान है, राइट। अगर हम ये प्रेमाइस मान लें, ये हमारा प्रेमाइस है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, एंड वी ऑल्सो हैव जॉन इज अ ह्यूमन। कैन वी इम्प्लाई, कैन वी कंक्लूड दैट जॉन इज मॉर्टल? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जॉन क्या है,
मॉर्टल, क्योंकि जॉन भी एक ह्यूमन है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं दैट जॉन इज अ मॉर्टल। कैसे करा हमने कंक्लूड, क्योंकि ये हमारा क्या है, दिस इज आवर प्रीमाइस, इसी का मतलब होता है प्रीमाइस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड चेक द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव। इसको बोलते हैं इन्फरेंस। क्या बोलते हैं, इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। अगेन कंक्लूजन भी एक वर्ड है जो हमारी स्लाइड में आगे आने वाला है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और इन्फरेंस जो है कंक्लूजन के साथ इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। मतलब या तो वो बोलेगा कंक्लूजन या तो वो बोलेगा इन्फरेंस, मतलब सेम ही है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज नाउ वी नो दैट इन्फरेंस एंड कंक्लूजन बोथ मीन सेम। Inference is conclusion, deduction based on evidence and reasoning. अब क्योंकि वो हमारी रीजनिंग को जज कर रहा है, हमारे लॉजिक को जज कर रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग अ सीरीज, क्योंकि हम सबको डिटेक्टिव बेस्ड सीरीज देखना बहुत पसंद है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव होता है और वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो वो यूजुअली अपने डिडक्शन स्किल्स को यूज करता है। ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है अंदाज़ा लगा रहा है वो। सपोज अगर कोई बाहर से एक इंसान अंदर आया और उसके जूतों पर मिट्टी लगी थी और वो गीली थी, तो ही विल डिड्यूस दैट दिस पर्सन व्हेन ही केम इन it must be raining outside, that's why he has mud on his shoes, right? लेकिन अगर वो अपनी डिडक्शन स्किल्स को यूज नहीं करेगा तो वो एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने ये चीज कैसे कंक्लूड करी, क्योंकि उसने क्लूज देखे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन। और हम इसी तरीके से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं क्लूज को देखकर। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो कंक्लूजन लिखे इन्फरेंस लिखे मतलब सेम ही है। और उसका मतलब क्या है, ड्रॉ करना, इंफॉर्मेशन जो हमारे को दी गई है उससे अपने कंक्लूजन तक आना कि उस चीज़ का परिणाम क्या हुआ, आगे जाकर क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं कि अगर वो ये कह रहा है, हमारा जो ऑथर है वो इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब यही होने वाला है। तो वी कैन कंक्लूड दिस। आई विल ब्रेक इट डाउन इवन मोर। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सपोज देयर इज अ गर्ल, उसका नाम है सारा। सारा इज कैरिंग अ बैकपैक, wearing a raincoat and holding an umbrella. What can we infer? इस given information से what can we infer? किस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है? Can we say that Sarah is likely to be preparing for a rainy weather? Again हमारे पास क्लू क्या है कि उसके पास रेनकोट है, शी इज वेयरिंग अ रेनकोट एंड शी इज कैरिंग व्हाट, एन अम्ब्रेला, छाता लेकर वो घूम रही है। तो वो क्यों घूम रही है? पॉसिबल प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो सकता है, वी कैन कंक्लूड, वी कैन इन्फर दैट शी मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी वेदर, राइट? इसको हम बोलते हैं इन्फर। एंड एज आई सेड दैट देयर इज अ सिमिलर वर्ड व्हिच कीप्स ऑन रिपीटिंग इन द सेक्शन एंड दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब फाइनल क्लेम, फाइनली वो कहना क्या चाह रहा है। और ये यूजुअली क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज सेइंग, व्हाट डू यू थिंक इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो जब वो आपसे कंक्लूजन मांग रहा है तो वो क्या मांग रहा है, फाइनल क्लेम मांग रहा है, राइट? लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल वन मोर टाइम। अगर रवि who is your friend, let's suppose, अंदर आता है और we see that he was soaking wet. soaking मतलब वो पूरे तरीके से भीगा हुआ है। तो can we say it must be raining outside, क्योंकि कपड़े पहन के कोई नहाता तो है नहीं, राइट? So it must be raining outside, that's why he is soaking wet. इसलिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, what can we conclude? It must be raining outside, that's why he is soaking wet. Let's move on and check out another word. This is validating. क्या बोलते हैं इसको, validating, validating.
It's providing support or evidence to confirm the truth or accuracy of a statement. एक statement कितना सच है उसको जब हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं validate करना. और इसका next form of verb क्या हो सकता है? ing form of verb, that is validating. एक process को क्या बोल रहे हैं हम? Validating. कोई statement दी हुई है, आप अगर उसको चेक कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? Validate कर रहे हैं हम उसको. Let's look at the example and have more clarity. Now, this is the new software update improves the performance of the computer. वो कह रहा है जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट है वो क्या करेगा? हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा. तो अगर हमें इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे? For validating this claim, we might conduct performance test. टेस्ट करेंगे तो ही तो ये क्लेम सच है या झूठ हमें पता चलेगा. तो हम क्या कर रहे हैं? वैलिडेट कर रहे हैं. फॉर वैलिडेटिंग दिस क्लेम वी नीड टू रन अ फ्यू टेस्ट्स, बिकॉज स्टेटमेंट ने तो बोल दिया बट वी नीड टू वैलिडेट. दैट्स व्हाट द यूजेज सेज. नाउ वी हैव अनदर वर्ड. दिस हैज causation. So this has cause in it. हमने ये वर्ड को ऐसे जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी. cause, right? cause का मतलब क्या होता है? anyone? बिकॉज सुना है हमने, कॉज एंड इफेक्ट भी सुना है हमने, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कॉज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज की वजह बने, कॉज करे. सपोज देयर इज अ रेनी वेदर आउटसाइड, जिसके बारे में हम बात करते आए हैं पूरी स्लाइड में. उसका कॉज क्या होता है? हेवी क्लाउड्स कॉज रेन. करेक्ट. तो उसने उसको उसकी वजह से बारिश हुई. कॉजेशन उससे मिलता जुलता वर्ड है, वहीं से निकला हुआ वर्ड है. Causation means the relationship between cause and effect, where one event brings about the another. When we look at the example, this will be more clear. It says, I didn't sleep well last night. अब इतने सारे बच्चे इतनी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. हमारे केस में ही देख लो, आप में से कितने बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं. सो सपोज दैट यू स्टडी विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स. आप एक अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहे हो और आप देखते हो कि नेक्स्ट डे जब वो आपके पास आया ग्रुप स्टडीज के लिए, ही डजंट लुक दैट वेल. वो क्या बोलेगा आपको आकर? यार, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी टुडे, वेरी ड्राउजी टुडे. और वो आप उससे पूछोगे कि वाई आर यू फीलिंग ड्राउजी, ही मस्ट से, और लेट्स सपोज ही सेज दैट आई डिडंट स्लीप वेल. तो उसके ड्राउजी फील करने का कारण क्या बना? that he is feeling sleepy. What caused it? That he didn't sleep well. और इस process को हम causation कहते हैं. इसकी वजह से क्या हुआ? He is feeling tired and sluggish. So this becomes our cause, right? और इस cause की वजह से क्या effect पड़ा? That he is not feeling that well. He doesn't feel that well. Right? Let's move on to the next slide. And with that, we conclude today's class. ये था पार्ट 1 हमारी सीरीज का. इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाले हैं. Make sure that you watch all 3 videos together. और जितने भी words हमने इसमें use किए गए हैं, all of them are going to help you. And as I said, these are my social media handles. You can reach out to me in case you have any further queries. All right, I'll see you in the next section. Please make sure that you watch part 2 and part 3. With that note, thank you. All the best for your preparations. I'll see you in the next one. Bye-bye.